बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी 20 साल पुरानी है। उन दिनों कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद मेरे और मेरी बहन नगीना की छुट्टियां थीं। उन दिनों हमारी कॉलेज इंतजामिया पिकनिक पर जाने की प्लानिंग किया करती थी, लेकिन मुझे और नगीना को अम्मी अब्बू की तरफ से पिकनिक पर जाने की बिल्कुल इजाजत न थी। हमारा बड़ा दिल चाहता कि हम भी दूसरी लड़कियों की तरह पिकनिक पर जाने की तैयारी करें और वहां जाकर खूब एंजॉय करें, लेकिन हर साल ही हमारा ये ख्वाब टूट जाता और हम दोनों सब्र के घूंट भर कर रह जाती। उसके बावजूद हमने कभी अम्मी अब्बू से जिद नहीं की थी। हमारे लिए अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अहम अपने वालिदैन की रजामंदी थी। मैं और नगीना जुड़वा थी, इसलिए हम दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। कॉलेज की छुट्टियां होने के बाद 2 दिन में ही नगीना घर रहकर बोर हो गई थी। वो सुबह 10 बजे तक सो रही थी। जब मैंने उसे झंझोड़ कर उठाया तो वो जागने के बाद कहने लगी, कम अज कम मेरे तो पूरे होने देती। मेरे ख्वाबों की दुश्मन जगा दिया मुझे। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे। मैंने पास रखा हुआ तकिया उसे दे मारा और कहने लगी, दोपहर होने वाली है और घर का सारा काम फैला हुआ है। उठो और नाश्ता करके काम करो। मेरी बात सुनने के बाद वो एक ठंडी आह भरकर बोली, काश हम भी अपने दूसरे क्लास फेलोज की तरह घूमने के लिए जाते। और मेरी आंख किसी हसीन वादी में खुलती। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आओ, अम्मी नाश्ते पर बुला रही हैं। मैं ये कहकर बाहर निकल गई। मैं सोच रहा हूं हम इस बार बच्चों की छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए चलते हैं। नाश्ता करते हुए अब्बू ने कहा तो हम चारों बहनें खुश हो गईं। अम्मी ने भी अपनी रजामंदी जाहिर की तो प्रोग्राम फाइनल हो गया। उसी दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी। खुशी के मारे हमारा बुरा हाल था, कदम जमीन पर न टिकते थे। दोनों छोटी बहनें फरीहा और शबाना ने अपने बैग को अपनी पसंदीदा चीजों से भर लिया। हमारे वालिद साहब को शादी से पहले सयाहत का बहुत शौक था और वो सयाहत के दौरान पेश आने वाले बहुत से वाकयात हमें सुना चुके थे, मगर हमारा ये पहला तजुर्बा था। सो हम चारों बहनें और बड़े भाई अकरम बहुत खुश थे। एतवार के दिन हम अपने घर से निकले और एक खुशगवार और यादगार सफर करने के बाद एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां पहाड़ों से कुछ फासले पर बहुत सारे हट बनाए गए थे, जहां सैरो तफरीह के लिए आने वाले लोग किराए पर लेकर आर्जी तौर पर रिहाइश इख्तियार करते थे। हमने एक हट रहने के लिए लिया। पहला दिन हमारा बहुत आराम से गुजर गया। सफर की थकन उतरने के साथ हमारा जोश भी पहले से ज्यादा बढ़ गया। अगले दिन हम सुबह नाश्ता करके बाहर निकल गए। यहां से समंदर 1 किलोमीटर दूर था। अब्बू ने कहा कि पहले तुम लोग आसपास के इलाके में घूम लो, उसके बाद हम समंदरी इलाके का रुख करेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो पहाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इससे आगे जाए ममनुआ है, वहां जाना सख्ती से मना है। हम सब ने वहां ना जाने की हामी भरी और बाहर का इलाका देखने के लिए चले गए। मैं, नगीना और अकरम भाई एक साथ जा रहे थे। हम तीनों बातें करने में मसरूफ थे। उसी वक्त एक औरत हमारे पास आकर रुक गई और कहने लगी, इस शहर में नए आए हो? मैंने गर्दन हिलाकर उसे जवाब दिया तो वो हंसते हुए बोली, मुझे लगता है हाथ घर वापस नहीं जाओगे। उसने मानी खेजी से कहा तो हम ना समझी के आलम में उसे देखने लगे। इससे पहले कि उससे कोई सवाल किया जाता वो जल्दी से आगे बढ़ गई। कोई पागल लगती है, तभी ख्वामखा फ्री होने की कोशिश कर रही है। हम उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गए। नगीना को प्यास लगने लगी तो हम इर्द गिर्द पानी तलाश करने लगे। भाई को दूर एक दुकान दिखाई दी तो वहां से पानी की बोतल ले आए। क्या बोर पिकनिक है यार, क्यों ना कुछ एडवेंचर किया जाए, भाई ने कहा तो मैं और नगीना पुरजोश से भाई की तरफ देखने लगी। एडवेंचर का सुनकर हम दोनों खुश हो गई थी। नगीना का दिमाग इन मामलात में बहुत चलता था। कहने लगी, मेरा तो खुद बड़ा दिल चाह रहा है कि जाए ममनुआ को देखें, जहां जाना सख्ती से मना है। जरा हम भी तो देखें कि वहां ऐसी क्या खास बात है। बस हम वहां चल रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने और भाई ने एक साथ डन कहा और इस तरह हमारे उस एडवेंचर का आगाज हुआ। जोश और मस्ती में आकर बाज औकात हम तफरीह के चक्कर में अपने लिए कुछ नामुनासिब सरगर्मियां इंतखाब कर लेते हैं। उस वक्त हमें बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं था। हम तीनों बहुत खुश थे। हमने बहुत सारे
स्नैक्स और कुछ पानी की बोतलें खरीदी और पहाड़ पर चढ़ने लगे। इस काम के लिए हमने मुखालिफ जानिब का इंतखाब किया था, क्योंकि दूसरी जानिब जो मरकजी मुकाम था, वहां एक चौकीदार गन लिए मौजूद था और जिल्ली हुरूफ में वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि इस हुदूद को पार करने वाले को वार्न किए बगैर गोली मार दी जाएगी। इसलिए हमने दूसरी जानिब से जाना शुरू किया। यह जगह बड़ी खतरनाक सी थी। पहाड़ की ढलान खाई की जानिब थी। हम तीनों बड़ी मुश्किल से ऊपर की जानिब चल रहे थे। आधे रास्ते तक जाने तक दिल में एडवेंचर का ख्याल कम और अपनी जान बचाने का ख्याल ज्यादा था। मेरे ख्याल से हमें वापस चलना चाहिए। मैंने कहा तो नगीना, जो मेरा हाथ पकड़े हुए थी, हंसी और कहने लगी, तुम तो हो ही सदा की डरपोक। अगर किस्मत ने हमें एक ऐसी जगह का नजारा करने का मौका फराहम कर ही दिया है जहां पूरे मुल्क से कोई इंसान तो क्या चिड़िया भी जाकर पर नहीं मारती, तो तुम्हें वापस जाने की पड़ रही है। भाई भी उसकी हिमायत करते हुए बोले, तो मैं खामोश हो गई और चुपचाप चलने लगी। खाई देखने के बावजूद वो दोनों बिल्कुल नहीं डर रहे थे, बल्कि मेरा डर के मारे बुरा हाल था। हमें पहाड़ की दूसरी जानब पहुंचने में 1 घंटा लगा था। यहां से एक जंगलाती रास्ता शुरू हो रहा था। हमने वहां पहुंचकर शुक्र अदा किया था, क्योंकि जिस पहाड़ी रास्ते से हम गुजर कर आए थे उसकी निस्बत ये जगह काफी पुरसुकून थी। हमने आसपास देखा, वहां बैठने की कोई जगह न थी, बल्कि जो पौधे लगे हुए थे वो भी कांटों से भरे हुए थे। हल्की धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस हो रही थी। हमने वहां एक पत्थर पर बैठकर पानी पिया और फिर वहां से आगे चल दिए। अभी हम कुछ आगे ही गए थे कि बहुत सारे शेरों की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, जैसे बहुत से शेर एक साथ चीखों पुकार मचा रहे हों। डर के मारे हम तीनों ने एक दूसरे के हाथ मजबूती से थाम लिए। हम उस तरफ नहीं जाना चाहते थे, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, भाई ने कहा। तो हम दोनों ने भी सर हिलाया और हम दूसरी जानिब चल दिए। ये रास्ता दरख्तों के झुंड के पीछे से शुरू होता था, जिसकी वजह से हमें इतना हौसला जरूर था कि कोई जंगली जानवर हमें नहीं देख पाएगा। हम एक वीरान सी जगह पर जाकर बैठ गए। दिन ढल रहा था और हमें बहुत भूख महसूस हो रही थी। मेरे बैग में कुछ चीजें मौजूद थीं, जिन्हें खाकर हमने भूख मिटाई। कुछ देर बाद अंधेरा फैलना शुरू हो गया और चारों तरफ खूब अंधेरा फैल गया। चांद की आज 7 तारीख थी, जिसकी वजह से चांद की रोशनी सी कम थी। हम सोने के लिए लेट गए। शदीद थकन की वजह से कुछ ही देर में हम दुनिया और माफिया से बेखबर हो चुके थे। अगले दिन सुबह को सूरज की किरणें हमारे चेहरों पर पड़ी तो हम जल्दी से बेदार होकर उठ बैठे। नगीना रोने लगी, हमें घर वापस चलना चाहिए। मुझे तो अम्मी अब्बू की याद आ रही है। मैं और भाई उसे देखकर परेशान हो गए। हमने उसे तसल्ली दी, हौसला रखो, क्यों बच्चों की तरह रो रही हो? अभी तो हमने यहां से बहुत कुछ देखना है और अभी से तुम वापस जाने की बात कर रही हो। यहां आने के लिए तुम बहुत पुरजोश थी और अब वापस जाने के लिए रो रही हो, भाई ने कहा। तो वो कहने लगी, अम्मी अब्बू हमारे लिए परेशान हो रहे होंगे, हमें वापस चलना चाहिए। मैंने उसे गले लगाया और कहा, हौसला रखो मेरी प्यारी बहन, हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इसलिए अम्मी अब्बू ज्यादा फिक्रमंद नहीं होंगे। मेरी बात सुनकर भाई बोले, हाँ सिदरा बिल्कुल ठीक कह रही है, इस वक्त हमें अपने खाने के लिए कुछ चीजें तलाश करनी चाहिए। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक जिन, जिसके बाल सफेद थे और पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, हमारे करीब आकर रुका और हमें बगौर देखने लगा। ये तुम लोग कहाँ बैठे हुए हो? तुम्हें तो खास मेहमान खाने में होना चाहिए। मेरे साथ चलो बच्चों। ये कहकर वो जिन हमें अपने साथ ले गया। हमें बहुत दूर एक प्यारा सा घर दिखाई दिया तो हमें कुछ इत्मीनान हासिल हुआ और हम जिन जात के साथ उस खूबसूरत घर में दाखिल हो गए। हम तीनों उस घर को हैरत से देख रहे थे, जो बाहर से इतना छोटा नजर आ रहा था, लेकिन अंदर से ताहद्दे निगाह ला महदूद रकबे पर फैला हुआ था। मैंने नगीना का चेहरा देखा, जहां खौफ पूरी तरह बराजमान था। डरो मत, जो होगा देखा जाएगा। मैंने उसके कान में सरगोशी की। लंबा चौड़ा जिन, जिसने अपना नाम तंडोला बताया था, हमें कमरे में ले गया और हमारी तवाज़े बहुत ही लजीज खानों और फलों से की। यहाँ का खाना इतना लजीज था कि उसे खाने के बाद हम गहरी नींद में चले गए। ना जाने कितनी देर बाद मेरी और नगीना की आंख खुली थी। एक सुर्ख रंग की बड़ी सी नागिन हम तीनों से कुछ फासले पर बैठी हमें घूर रही थी। नगीना और मैं एक दूसरे से लिपट गई। हमने देखा भाई
अब तक गहरी नींद सो रहे थे। मैंने डरते हुए भाई को हिलाया, लेकिन वो तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं उन्हें मुसलसल हिलाती रही। कुछ देर बाद वो थोड़ा सा कसमसाए और फिर उठकर बैठ गए। नींद से बेदार होने के बाद भाई के चेहरे पर बेहद खुशी जाहिर हो रही थी, जो नागिन को देखने के बाद पहले से ज्यादा बढ़ गई। वो मुसलसल उसे तकते रहे, जैसे अपनी किसी पसंदीदा चीज को देख रहे हों। भाई, हमें यहां से निकलना चाहिए, ये नागिन हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नगीना के कहने पर भाई ने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर आहिस्ता आवाज में बोले, चुप हो जाओ, ऐसा ना हो कि ये हमसे नाराज हो जाए। भाई का लहजा एकदम बदल गया था। मैं और नगीना हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। नगीना बोली, ये भाई को क्या हो गया है? मेरा तो खुद परेशानी से बुरा हाल था। मैंने कहा, हमें बूढ़े जिन को ढूंढना होगा, शायद वही हमारी मदद कर सकता है। चलो हम दोनों कमरे से बाहर चलते हैं। हम दोनों डरती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाई नागिन की तरफ मुस्कुरा कर देख रहे थे और नागिन भी अपना सर हिला रही थी, जैसे वो दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हों। उस मंजर को देखकर खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं और नगीना बाहर आकर तंडोला को ढूंढने लगी, मगर उसका कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर नगीना और मैं एक कमरे में घुस गई और अंदर से कुंडी लगा ली। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यहां बैठकर हम दोनों अपनी मौत का इंतजार करेंगी और वहां वो नागिन भाई को जान से मार देगी? नगीना रोते हुए बोली तो फिक्रमंदी की वजह से मैं उसे एक लफ्ज भी तसल्ली का ना बोल सकी, क्योंकि मेरा हाल भी उससे मुख्तलिफ न था। हम दोनों बहनें बैठकर रोती रहीं और खुद को कोसती रहीं। एक एडवेंचर के चक्कर में हमने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली थी। काफी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी तो नगीना ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे किया। खुदा के लिए दरवाजा मत खोलो, हो सकता है बाहर नागिन हो और भाई की जान लेने के बाद अब हम दोनों को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। नगीना बिल्कुल ही हौसला हार बैठी थी। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और कहा, पागल मत बनो, हो सकता है दरवाजे पर भाई हो और वो हमें तलाश करते करते यहाँ आने के लिए हो। मैंने अपनी बाजू छुड़वाई और दरवाजे पर पहुंचकर पूछा, कौन है? बाहर से आती आवाज सुनकर हम दोनों ही चौंक गई। मैं हूं, तंडोला, दरवाजा खोलो बच्चों। तंडोला की आवाज सुनकर मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। तुम कहाँ चले गए थे? हम दोनों ने तुम्हें कितना तलाश किया, मगर हमें तुम कहीं दिखाई न दिए। नगीना एकदम फट पड़ी। मैं नागिन जिनजादी का मुलाजिम हूं और मेरी ड्यूटी शाम से लेकर सुबह तक की है। बाकी वक्त मैं यहाँ मौजूद नहीं होता। ठीक है, लेकिन तुमने हमें एक नागिन की मौजूदगी में यहाँ क्यों बुलाया? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए? हमें अगर कोई नुकसान पहुंचा तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। तुम हमें मेहमान बनाकर नहीं लाए, बल्कि खुराक बनाकर लाए हो, और वो भी उस नागिन की। मेरा भाई कहाँ है? अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नगीना गुस्से से चीखी तो तंडोला खामोशी से सर झुकाए खड़ा रह गया। वो बोला, मैंने आपको बताया ना कि मैं नागिन जिनजादी का मुलाजिम हूं, इसीलिए मैं उन्हीं के हुक्म की तामील करता हूं। जब उन्होंने अपनी बस्ती में इंसानों की बू महसूस की तो मुझे फौरन तुम लोगों को यहां लाने के लिए भेज दिया। मेरा वादा है, तुम दोनों से बच्चियों, मैं तुम दोनों को बाहिफाजत तुम्हारी दुनिया में छोड़ कर आऊंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी का नाम सुनकर हम दोनों हक्का बक्का रह गई। कैसी कुर्बानी? हम दोनों ने एक साथ कहा तो वो बोला, तुम्हें अपने भाई अकरम को यहीं छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वो और नागिन जिनजादी एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके हैं। आप दोनों मुझे सोचकर जवाब दे देना, तब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूं। तंडोला ये कहकर चला गया और हम दोनों परेशान हो गई। अब हमें अपनी जान की परवाह किए बगैर भाई की जान उस नागिन से छुड़वानी होगी, वरना हम उनके बगैर घर जाकर अम्मी अब्बू को क्या मुंह दिखाएंगे? नगीना ने कहा और मेरा हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई। जब हम उस कमरे में पहुंचे जहां कल मौजूद थे, हमने अंदर झांका तो जिनजादी नागिन भाई के इर्द गिर्द जाल सा बनाकर बैठी हुई थी। उसकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि उसका जिस्म आधे कमरे तक फैला हुआ था। भाई उसके साथ बहुत मुतमईन और खुश होकर बैठे हुए थे। ये मामला हमारी सोच और जहानत से कई गुना बड़ा है। अब तंडोला ही हमारी मदद कर सकता है। हम दोनों उसके पीछे गए और उससे मदद की दरख्वास्त की तो वो कहने लगा, नागिन जिनजादी
किसी हाल में भी तुम्हारे भाई का पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पिछले 100 साल से वो किसी इंसान के इंतजार में थी जिससे वो शादी कर सके। मैं ना समझी के आलम में तंडोला को देखकर रह गई। मगर क्यों? क्या यहाँ नाग और जन्नात खत्म हो गए हैं? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और बोला, फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों की मदद के लिए पूरी कोशिश करूंगा। अभी मुझे ये खाना उन दोनों के लिए ले जाने दो। ये कहकर वो 2 बड़े बड़े दूध के पतीले उठाकर नागिन जिनजादी के कमरे में ले गया। 1 मिनट भी ना गुजरा था कि वो खाली पतीले वापस ले आया और फिर दोबारा उन्हें दूध से भर कर ले गया। हम दोनों हैरत से ये मंजर देख रही थी। हम दोनों ने बमुश्किल एक एक कप चाय का पिया, क्योंकि टेंशन की वजह से हमारे हलक से कुछ भी नीचे नहीं उतर रहा था। हम दोनों खाने से फारिग हुए तो तंडोला हमारे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, ये जिन्नात की बस्ती है और यहाँ पर इंसानों का कोई काम नहीं है। मुझे आप लोगों को यहाँ देखकर हैरत हुई थी, क्योंकि यहाँ पर भूले भटके से अगर कोई इंसान आ जाता है तो जिंदा वापस नहीं जाता। इसीलिए यहाँ आने पर सख्त पाबंदी आयद की हुई है। मैं पिछले 50 सालों से जिनजादी नागन के पास मुलाजिम हूँ। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि सांप 100 साल बाद इंसानों का रूप धार लेता है। इसी तरह जिन्नात की बस्ती में अगर कोई सांप अपनी जिंदगी के 1000 बरस मुकम्मल कर ले तो वो जिन्नाती रूप इख्तियार कर लेता है। जैसे मेरी मालकन नागन जिनजादी को तुम देख चुके हो, लेकिन वो अपने जादू की बदौलत जब जी चाहे अपने पिछले रूप में वापस लौट जाती है, खास तौर पर उस वक्त जब उसने अपनी ताकत लोगों पर जाहिर करनी होती है। चाहे इंसान हो या जन्नात, वो हर हाल में उससे जीत कर रहती है। इसीलिए मैंने तुम्हें मशवरा दिया था कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ। खैर, तुम्हारी मर्जी। मेरी मालिकन नागन जिनजादी एक नाग से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसने 1000 बरस मुकम्मल होने के बाद अपना रूप जिनजादी में बदला तो उसके जोड़े को मंजूर ना हुआ, क्योंकि वो उसे हर हाल में एक नागिन के रूप में देखना चाहता था। मगर नागिन को जिनजादी का रूप बहुत पसंद आया था और वो हर हाल में दोहरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। नाग का रूप तब्दील होने में 200 साल अभी बाकी थे। हमारे लिए ये मालूमात बहुत हैरत अंगेज और नई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने और नगीना ने एक साथ कहा। तो वो हमदर्दी से हमारी तरफ देखने लगा और बोला, जिस पहाड़ से तुम लोग चढ़कर यहाँ आए हो उस रास्ते से वापस जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम रास्ते से वापस जाने की कोशिश करो। मैं हैरत से बोली, ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम हमें भी जिन्नात की कौम से समझते हो जो पल भर में हवाई रास्ते से एक दूसरे जहान में पहुंच जाएंगे? वो बोला, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। हर हफ्ते की शाम को पहाड़ की दूसरी जानिब आसमान की तरफ कुछ जहाज दिखाई देते हैं, जिनमें लोग दूर दराज इलाकों से समंदर पर सैरो तफरी या शिकार करने के लिए आते हैं। तुम लोग किसी तरह उनसे मदद मांग सकती हो। हमें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी। मैं और नगीना हफ्ते के दिन का इंतजार करने लगे। अभी 2 दिन बाकी थे और हमारी बेचैनी उरूज पर थी। 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारने के बाद हम दोनों उस चटैल मैदान पर आ गए जहां से जहाज गुजरने का अंदेशा था। 2 घंटे गुजरने के बावजूद हमें कोई जहाज गुजरता हुआ दिखाई न दिया था। कुछ देर बाद अंधेरा फैलने लगा और हम दोनों मायूस होकर जमीन पर बैठ गई। नगीना थक हार कर वहीं जमीन पर लेट गई। मुझे दूर से शोर की आवाज सुनाई दी तो शिद्दत जज्बात और खुशी के मारे मेरे मुंह से अजीब व गरीब आवाजें निकलने लगी। साथ ही नगीना भी उठकर बैठ गई, क्योंकि वो आवाज जहाज की थी। अंधेरा फैल रहा था और आसमान सुरमई हो चुका था। जहाज उस सिमत से गुजरा तो मैं और नगीना अपने सुर्ख रंग के दुपट्टे ऊपर करके लहराने लगी। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से हम जहाज को अपनी तरफ मतवज्जे करने में नाकाम रही थी। एक बार फिर हमारे अरमानों पर पानी पड़ गया और हम चुपचाप घर की तरफ चलने लगे। हम यहाँ पहुंचे तो दरवाजा बंद था और दरवाजे पर हमारे लिए एक पैगाम लिखा हुआ था, ये दरवाजा अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुल सकता। ये घर सिर्फ नागिन जिनजादी और उसके महबूब का है। इस घर में तुम दोनों की कोई जगह नहीं है। हम दोनों बाहर परेशान खड़ी थी। ये पहाड़ सी रात गुजारने के लिए हमें किसी जगह की तलाश थी। हम दोनों जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वो पूरी रात हमने आंखों में ही काट दी थी। जंगली जानवरों की आवाजों की वजह से डर के मारे हमें नींद ही ना आई। ये एक रात मेरी जिंदगी की तवील तरीन रात थी। सुबह हुई तो हमने जंगल में से कुछ फल तलाश करके उनसे अपनी भूख मिटाई। हमारे कपड़े मैले हो चुके थे और जंगल में जगह जगह कांटे होने की वजह से हमारे जूते फट चुके थे, जिसकी वजह से हमारे पांव भी जख्मी थे। दिन चढ़ गया था
और तेज धूप पूरे इलाके में फैल गई थी। एकदम बहुत से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी तो मैं और नगीना डर के मारे दरख्त पर लिपट गईं, मगर उनकी आवाजें करीब आती जा रही थीं, जैसे वो हमारी बू महसूस करके हमें अपनी खुराक बनाने के लिए बेताब हों। अपनी जान बचानी है तो जल्दी से दरख्त पर चढ़ जाओ, मैंने चीख कर नगीना से कहा तो वो रोते हुए बोली, मुझे दरख्त पर चढ़ना नहीं आता, मैं कैसे चढ़ूं, मैं गिर जाऊंगी। सिदरा, मैंने जल्दी से कहा, जैसे मैं चल रही हूं उसी तरह चढ़ो। नगीना की हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए मैं दोनों हाथ और दोनों पैरों को हरकत में लाते हुए तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। हमें दरख्त बुरी तरह चुभ रहा था और कुछ शहद की मक्खियों ने मेरे बाजू पर भी हमला कर दिया था, लेकिन मैं डटी रही। मुझे देखकर नगीना भी तेजी से हरकत करने लगी। हम दोनों बड़ी मुश्किल से दरख्त पर चढ़ने में कामयाब हो गईं। उसी वक्त दो बड़े बड़े कुत्ते दरख्त के नीचे आकर बहुत तेज आवाज में भौंकने लगे। उनके बड़े बड़े दांत देखकर हमें खौफ महसूस हो रहा था। दोनों कुत्ते हमें देखकर जोर जोर से उछलने लगे थे, जैसे वो अपनी खुराक मिलने पर खुशी का इजहार कर रहे हों। मुझे आंखों के आगे अंधेरा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने दरख्त की मजबूत शाख को मजबूती से पकड़े रखा था। उसी वक्त गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी और कुछ लोग जंगल के अंदर दाखिल हुए। देखकर हमारी जान में जान आई कि ये कुत्ते कोई आम कुत्ते नहीं थे, बल्कि ये पुलिस के जासूस कुत्ते थे, जिनके जरिए वो हम तक पहुंच चुके थे। इस बयाबान जंगल में इंसानों को देखकर हम दोनों बहुत खुश हुए। हम दोनों बहनों को बाय एयर अम्मी अब्बू के पास पहुंचा दिया गया। पूरे शहर में हमारी तस्वीरों के पोस्टर लगे हुए थे और हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत परेशान थे। हमें जिंदा सलामत अपने सामने देखकर अम्मी अब्बू ने हमें गले लगाया और बहुत प्यार किया। तुम्हारा भाई कहाँ है? उसके बारे में अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हो सका। हमारी हालत कुछ बेहतर हुई तो पुलिस ने हमसे सवाल किया। हमने नागन जिनजादी के घर के बारे में सब बताया तो पुलिस अपने नए मिशन पर निकल गई। अम्मी ने हमें डांटा, तुम लोगों को इतनी दूर दराज जाने के लिए क्या मुसीबत पड़ी थी? खुदा जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। उस नागिन ने उसे डस ही ना लिया हो। मेरा तो दिल घबरा रहा है। अब्बू अम्मी को समझाने लगे, परेशान मत हो, बच्चियां वापस आ गई हैं तो बेटा भी वापस आ ही जाएगा। इन्हें मत डांटो, गलतियां इंसानों से ही होती हैं। मेरे ख्याल से ये अपनी गलती की सजा भुगत चुकी हैं और आइंदा ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगी। हम दोनों ने सर झुका लिया और मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहाड़ों के पार जाना हमारी बड़ी गलती थी। किस्मत ने साथ दिया है जो हम जिंदा सलामत वापस आ गई हैं, वरना गहरी खाई का तसव्वुर करते हुए मुझे अब भी खौफ महसूस हो रहा है। हम सब दिलो जान से भाई की वापसी के लिए दुआ कर रहे थे। 2 दिन हमारे इंतजार में ही गुजर गए। रात का वक्त था, हम सब सो रहे थे जब किसी ने दरवाजा जोर जोर से धड़काया। हमारी आंख खुली तो हमने जल्दी से अब्बू को उठाया। दरवाजा खोला तो सामने भाई पुलिस के साथ खड़े हुए थे। हमने खुदा का शुक्र अदा किया और उन्हें अंदर बुलाया। मुबारक हो, आपका बेटा आ चुका है। हमारी अब तक की ड्यूटी का ये सबसे बड़ा टास्क था जो कामयाब हो चुका है। काफी दिन तक जिन्नाती इलाके में अकेले रहने की वजह से इसकी जहनी हालत ठीक नहीं लगती है। मेरे ख्याल से इसे आराम और जहनी इलाज की जरूरत है। अब हम चलते हैं। ये कहने के बाद उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ एक बैग रखा और खुदा हाफिज कहकर चले गए। अम्मी भाई को गले लगाकर रो रही थी, जबकि भाई की हालत ऐसी थी जैसे कोई भी बात उन पर असरअंदाज नहीं हो रही है, उनके एहसासात मर चुके हों। नगीना की नजर बैग पर पड़ी तो कहने लगी, भाई के पास तो कोई बैग नहीं था, फिर ये बैग कहाँ से आ गया? अब्बू ने कहा, हो सकता है पुलिस ने अकरम के लिए जरूरत का कुछ सामान लिया हो। अभी तुम इस बैग को अलमारी में रख दो, सुबह देखते हैं। जल्दी से तुम भाई के लिए पानी गर्म करो ताकि वो नहा ले, और सिदरा तुम भाई के कपड़े निकाल कर ले आओ। हमें बैग से कोई सरोकार नहीं था। हमारा भाई वापस आ गया था, हमारे लिए इतना काफी था। सो मैंने बैग उठाकर अलमारी में रखा और भाई के कपड़े निकालने लगी। सिदरा के अब्बू, अकरम हमसे बात क्यों नहीं कर रहा? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा तो अब्बू ने कहा, बयाबान जंगल में रहना कोई आसान काम नहीं है। बहुत दिन बाद मिला है, इसलिए बच्चा परेशान हो रहा है। तुम इसकी फिक्र मत करो, घर पहुंच गया है तो मिजाज भी बेहतर हो जाएगा। ये सुनकर अम्मी को कुछ तसल्ली हुई और उन्होंने दोनों हाथ बुलंद किए और खुदा का शुक्र अदा करने लगी। फ्रेश होने के बाद भाई बड़ी गहरी नींद सोए। अगले दिन दोपहर तक वो बेखबर सोते रहे। हमने भी उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। 3 बजे वो उठे तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। अम्मी ने उन्हें कहवा बना कर दिया, मगर भाई किसी तौर पीने पर आमादा न हुए। वो दूध पीने पर इसरार कर रहे थे।
कहवा पी ले मेरे बच्चे, निहार मुंह कहवा पीकर तेरा बुखार उतर जाएगा। अब्बू पास ही बैठे कहने लगे, सितरा की माँ, बच्चा जो मांग रहा है उसे दे दो, ना जाने उसने वहां कुछ खाया भी था या नहीं, उस वक्त उसका पेट भर जाए तो इतना काफी है। अम्मी ने कहा ठीक है, साथ ही मुझे आवाज देकर दूध लाने का कहा। मैं एक बड़े से गिलास में दूध ले आई तो भाई ने वो पूरा दूध गटागट चढ़ा लिया और फिर वो मांगने लगे। मैंने दोबारा लाकर दिया तो वो पूरा पीने के बाद मजीद मांगते रहे। इसी तरह उन्होंने पूरे 9 गिलास पी लिए। हम सब उन्हें देखकर हैरान रह गए। अब्बू ने हमें तसल्ली दी और कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है, काफी दिन नागिन जिनजादी के साथ रहने का असर है। मैं आज ही किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूं ताकि अकरम की आदत खत्म हो जाए। भाई की थकन अभी तक नहीं उतरी थी। वो दोबारा आराम करने के लिए लेट गए तो हम सब उनके कमरे से बाहर आ गए। रात को अम्मी ने कहा, जाओ जाकर अकरम से खाने के लिए कुछ पूछ लो, हो सकता है उसे भूख लगी हो। मैं उठकर उनके कमरे के पास गई मगर उनका कमरा लॉक था और अंदर से बोलने की आवाजें आ रही थी। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अजीब व गरीब जबान में किसी से बात कर रहे थे। मैं ऐसी जबान अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रही थी। मैंने समझने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे एक लफ्ज की भी समझ ना आई। मैं मायूस होकर वापस चली गई और बाबा को बताया तो उन्होंने भाई के कमरे का दरवाजा बजाया और उन्हें आवाजें दी, लेकिन उन्होंने दरवाजा न खोला। कमरे के अंदर गहरी खामोशी छाई हुई थी। मुझे ये मामला इतना सीधा नहीं लगता, मैं अभी किसी आमिल को बुला कर लाता हूं। ये कहकर बाबा घर से निकल गए। 2 घंटे बाद अबू वापस आए तो उनके साथ एक उम्र रसीदा आमिल था जो देखने से तजुर्बाकार मालूम होता था। आमिल ने अपने नथने फुलाए और कहने लगा, मुझे इस घर में सांप की बू महसूस हो रही है। ये सुनकर हमारे कदमों तले जमीन सिरक गई, मगर यहाँ कोई सांप नहीं है। अम्मी ने कहा तो वो बोले, सांप इस सिमत है। भाई के कमरे की तरफ इशारा देखकर हम हैरान और परेशान रह गए। आमिल ने पढ़ाई शुरू की और एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने बीन बजाई मगर नागिन तो दूर की बात, कहीं से सांप का बच्चा तक आता दिखाई न दिया। थक हार कर सपेरा बैठ गया। जब सपेरे को पूरी दास्तान सुना दी तो वो कहने लगा, 100 साल बाद जिन्नात का रूप धार लेने वाले नाग और नागिन के लिए एक धुन बजाई जाती है। वो धुन कब्रिस्तान की पिछली गली में मौजूद फीके सपेरे के पास है। फीका सपेरा हमारे शहर का जाना माना सपेरा था। अपने काम की वजह से उसकी शोहरत दूर दूर तक थी। जो अमीर लोगों के घरों में निकलने वाले सांपों को पकड़कर खूब पैसा कमाता था, मगर उसका पैसा ना जाने कहां चला जाता था, क्योंकि वो अपने हाल हुलिये और रहन सहन से बहुत गरीब लगता था। खैर, फीके को बुलाने के लिए मैं और नगीना चल पड़ी तो वो घर में मौजूद न था। हम दोनों मायूसी की हालत में वापस निकलने लगी तो वो हमें दूर से आता दिखाई दिया। उसके गले में एक बड़ा सा सांप झूल रहा था। सांप का खुला हुआ मुंह देखकर मेरे पूरे बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। पीके ने घर में नागन की बू महसूस की और एक जगह सर पकड़कर बैठ गया। अब्बू ने उससे वजह दरियाफ्त की तो कहने लगा, जिनजादी नागिन को काबू करना मेरे बस की बात नहीं है, मगर लड़के की जान बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा और खतरा मोल लेने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये कहकर उसने हम सबको छत पर भेज दिया और खुद अपनी दूरबीन संभाल कर बैठ गया। हम छत पर जाकर खिड़की से ये सारा मंजर देख रहे थे। उसने बीन बजाया तो उसके गले में झूलता हुआ सांप नीचे उतरकर जमीन पर रेंगने लगा और देखते ही देखते हवा में उछलने और नाचने लगा। मैं ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी, सो ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। सवेरा मस्त होकर बीन बजा रहा था। सांप हवा में लहरा और बल खा रहा था। 1 घंटा गुजर गया लेकिन माहौल में कोई तब्दीली ना पड़ी तो हमें मायूसी होने लगी। अम्मी मुसलसल नीचे भाई के कमरे और सपेरे पर दम कर रही थी। कुछ देर के लिए सपेरा रुका और उसने 2 गिलासों में दूध मंगवाया और भाई के दरवाजे के बाहर रख दिया। उसके बाद वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद भाई के कमरे का दरवाजा खुला और भाई रोते हुए कमरे से बाहर निकले और कहने लगे, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए हम 2 प्रेमी के बीच में मत आओ। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उन्हें इस हालत में देखकर हमें शदीद दुख पहुंचा। सपेरे ने बाबा को इशारा करके भाई को एक तरफ बिठाने का कहा तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बिठा लिया, लेकिन वो मुसलसल रोते जा रहे थे। सपेरे ने दूध का एक गिलास उठाकर उन्हें पिला दिया। ऐसा लगा जैसे उन्हें दूध नहीं बल्कि नींद की दवा पिला दी हो। वो कुछ देर में दुनिया और माफिया से बेखबर गहरी नींद में चले गए।
सपेरे ने जल्दी से अलमारी के अंदर रखे बैग को लाने को कहा तो अब्बू तेजी से कमरे में गए, मगर अलमारी की चाबियां अपनी जगह पर मौजूद न थीं। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन चाबियों का कहीं नामो निशान न था। अब्बू ने तंग आकर भाई की अलमारी का लॉक तोड़ दिया। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उस वक्त वो बैग, जो दिखने में एक आम सा सफरी बैग मालूम होता था, मगर उस वक्त किसी शोले से कम महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने बैग को हाथ लगाया तो ऐसा लगा गोया आग के दहकते कोयले को छू लिया हो। उसका वजन भी खासा भारी था। खैर, बड़ी मुश्किल से अब्बू बैग को बाहर तक लाए तो सपेरे ने दूध का गिलास बैग के करीब किया और बैग की जिप खोल दी। एकदम बैग के अंदर से बहुत सा धुआं निकलने लगा, जिसकी वजह से बैग दिखाई देना बंद हो गया। हम सब ने बेचैनी से धुएं पर निगाहें जमाए रखी थीं। सहन में नागन जिनजादी लहराने और बल खाने लगी। उसका मोटा ताजा वजूद तड़प रहा था। उसे देखकर उसकी तकलीफ का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था। वो भाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर सपेरे ने उसके करीब आकर बीन बजाई तो वो अपना सर दीवार में मारने लगी। वो बेबस दिखाई दे रही थी। आधे घंटे तक वो इधर उधर चकराती रही और आखिरकार तंग आकर बेजान होकर गिर पड़ी। हम सब खुश होकर नीचे उतर आए। सपेरा अपने मिशन में कामयाब होने के बाद चेहरे से बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने उसी वक्त नागिन का गला चाक करके उसका जहर निकाल लिया। क्या ये मर चुकी है? नगीना खुश होकर बोली तो सपेरे ने कहा, नहीं, ये बेहोश है। उसने नागिन को गोल करके अपने गले में लटका लिया और खुशी से बीन बजाता हुआ घर से निकल गया। नागिन के जाने के बाद हम सबके चेहरे खिल उठे थे। हमें यकीन था कि भाई जल्द ही ठीक हो जाएंगे और नागिन जिनजादी के शहर से बाहर निकल आएंगे। अम्मी ने भाई के चेहरे पर ठंडे पानी की छींटें मारी तो वो उठकर बैठ गए और इधर उधर देखने लगे, जैसे उनकी कोई चीज खो गई हो। अम्मी, मेरी कोई चीज गुम हो गई है, मिल नहीं रही, वो अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोले। तो अम्मी ने भाई को गले लगा लिया और कहने लगी, मेरे बच्चे, चीजों का क्या है, खो भी जाएं तो सब खरीदने से दोबारा मिल जाती हैं। देख, हम सब तेरे पास हैं, और क्या चाहिए भला, जो कहेगा ला दूंगी। भाई ने बच्चों की तरह जिद की, अम्मा नागिन, मुझे नागिन चाहिए, मैं उसके साथ खेलूंगा। अम्मी, मैंने हैरान होकर भाई को देखा, जो अपने हाथ को फिजा में नागिन की तरह लहराकर खुश हो रहे थे। रात को फीका सपेरा आया और कहने लगा, लड़के का सदमे की वजह से ये हाल हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ माह बाद लड़का ठीक हो जाएगा। नागिन का जहर और ताकत खत्म हो चुकी है, मगर एक चीज का ख्याल रखना, इसे 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलने देना। हमें हिदायत देकर वो चला गया, लेकिन हम एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गए, क्योंकि उन दिनों भाई हद से ज्यादा बेचैन हो जाते थे। लाख मना करने के बावजूद कभी छत पर चले जाते और अक्सर घर पर इधर उधर टहलने लगते। अब्बू हमें जरूरत का सारा सामान देकर काम पर चले जाते थे और जाने से पहले दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते। पूरा दिन हमें भी भाई के साथ घर में बंद रहना पड़ता। मुसलसल गैर हाजिरी की वजह से हमारे कॉलेज से नोटिस आ गया था। अम्मी ने हमें कॉलेज जाने का कहा और अकेले भाई की देखभाल करने का इरादा जाहिर किया, तो मैंने सख्ती से इनकार किया, क्योंकि अक्सर उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता था। हम दोनों की पढ़ाई भी जरूरी है। तुम दोनों भी मुझे बहुत अजीज हो। बेटे का ख्याल रखने की खातिर मैं तुम दोनों का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा सकती। एक साल जाया हो गया तो अगले साल दाखिला भी मुश्किल से मिलेगा। अम्मी ने हमें समझाया तो बेदिली से ही सही हम दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। पहले दिन वहां दिल ही न लगा, क्योंकि दिलो दिमाग में घर की फिक्र सवार थी। हम दोनों जैसे ही घर पहुंचे, दौड़कर भाई के कमरे की जानिब गईं, ताकि उन्हें देखकर दिल को तसल्ली हो सके, मगर वो अपने कमरे में मौजूद न थे। हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। अम्मी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों छोटी बहनें स्कूल गई हुई थी। हम दोनों ने ऊपर की तरफ दौड़ लगाई। ऊपर का मंजर देखकर हमारे कदमों तले से जमीन रुक गई। भाई दीवार से नीचे झुके हुए थे और मुसलसल जिद कर रहे थे, मुझे उस नागिन के साथ खेलना है। मैंने नीचे झांका तो एक बच्चा एक मसनूई सांप से खेल रहा था। मैंने और नगीना ने भाई को बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ धकेला और मैं बोली, क्या हो गया है भाई, गिर जाओगे, इधर आओ, सांप तो मेरे बैग में है, वो बच्चा तुम्हें अपने सांप हरगिज नहीं देगा। मैं और नगीना बहला फुसला कर भाई को नीचे लाई। फिर मैंने अपने बैग से एक मसनूई सांप निकालकर भाई को पकड़ा दिया। अम्मी सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, सुबह जाते हुए एक खिलौने वाला मिल गया था, उसके पास मुझे ये सांप नजर आया तो मैं भाई के लिए ले आई। अम्मी बोली, तुमने ये क्यों लिया, ये इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है,
नगीना बड़े इत्मीनान से बोली, अम्मी इस वक्त भाई को बहलने दें, बात की बाद में देखी जाएगी। अम्मी खामोश हो गईं। भाई सांप को झूठ मूठ नागिन बनाकर उसके साथ खेलने लगे और हम सब ने बड़े सुकून से खाना खाया। खैर, जैसे कैसे ये 40 दिन गुजरे। भाई बड़ी सुस्त रवि से ही सही लेकिन अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौट रहे थे। अब्बू हर हफ्ते उन्हें दिमाग के स्पेशलिस्ट के पास ले जाते थे, जहां उनका इलाज 2 साल तक जारी रहा। 2 साल बाद उनके दिलो दिमाग से नागिन का ख्याल मुकम्मल तौर पर मिट चुका था। जिंदगी का एक कठिन वक्त गुजारने के बाद हम फिर से पुरसुकून रहने लगे। हम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और दोनों छोटी बहनें कॉलेज जाने लगी थी। अम्मी हमारे रिश्तों के लिए परेशान थी और जल्द ही उनकी ये परेशानी भी खत्म हो गई। खाला दूसरे शहर से मिलने के लिए आई तो हम दोनों बहनों के लिए रिश्ता डाल दिया। शहरोज और अजीज दोनों की नौकरी अच्छी थी और तालीम याफ्ता भी थे, सो अम्मी अब्बू ने रिश्ता तय करने में देर न लगाई। यूं जल्द ही हम दोनों रुखसत हो गईं और मेरी दोस्त सानिया भाभी के रूप में हमारे घर आ गईं। जिंदगी का एक नया दौर शुरू हो गया। अब घर से दूर पराए शहर में रहना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन ससुराल वालों की मोहब्बत और कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करने की बदौलत हमारे लिए रहना आसान हो गया था। खाला बिल्कुल अम्मी की तरह हम मिजाज और हम शक्ल थी, क्योंकि वो दोनों बहनें भी जुड़वा थीं। शादी के बाद 1 साल गुजर गया था, लेकिन हम दोनों बहनें अभी तक मैके नहीं जा सकी थी। इस बार गर्मियां शुरू होने से पहले ही मैंने घर में कह दिया, सब अपनी अपनी तैयारी कर लें, क्योंकि पूरे 2 माह हमने अम्मी के घर जाकर गुजारने हैं। खाला ने भी मेरा साथ दिया तो शहरेज और अजीज हमें इनकार न कर सके और हम दोनों बहनें साल बाद मैके जाने की खुशी खुशी तैयारी करने लगी। एक खुशगवार सफर के बाद जब हम अब्बू के घर पहुंचे तो भाई समेत सब ने हमारा बड़ी खुशदिली से इस्तकबाल किया। पुरानी यादें और बहुत से हसीन दिन हमारी आंखों के सामने आ ठहरे। अम्मी ज्यादातर आराम ही करती थी, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी सानिया भाभी ने उठा रखी थी। उनका जिम्मेदाराना अंदाज देखकर हमें बड़ा इत्मीनान हुआ। एक दिन बातों ही बातों में वो कहने लगी, तुम दोनों की तो ये मजबूरी है कि दूसरे शहर रहती हो। मुझे देखो, घर की जिम्मेदारियों में इतनी उलझ कर रह गई हूं कि 6 माह से मैके नहीं गई। मगर कोई बात नहीं, इंसान को सब कुछ देखकर ही चलना पड़ता है। जब से अम्मी को शुगर हुआ है, उनके लिए खड़े होकर खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि सब काम छोड़ छाड़ कर मैं आगे जाकर बैठ जाऊं। भाई, जो आराम किस्मत में लिखा है वो तो ससुराल में भी मिल जाएगा, बस जरा सब्र और शुक्र करना पड़ता है। मेरी और नगीना की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू झिलमिला गए। हमारी प्यारी भाभी, आपकी नंदे तो आ गई हैं, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम दोनों यहाँ रहेंगी सारे काम करेंगी और आप जाकर मैके में रह लें, क्योंकि ससुराल चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, दिल से अपनों की मोहब्बत नहीं मिट जाती। 4 दिन की जिंदगी है, अपनों के साथ मिले बगैर बिल्कुल नहीं गुजारनी चाहिए। सो जब तक हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, आप जितने दिन चाहें जाकर मैके रह लें। नगीना ने खलूस दिल से कहा तो सानिया भाभी ने उसे गले लगा लिया और कहने लगी, कितनी अच्छी हो तुम दोनों, बिल्कुल मेरी बहनों की तरह। मैं हंस पड़ी और बोली, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाले ही आसानी से जिया करते हैं भाभी। उन्होंने मेरा गाल थपथपाया और अपना बैग पैक करने के लिए चली गई। उनके मैके जाने के बाद हम दोनों ने घर संभाल लिया। अम्मी हम दोनों को यहाँ देखकर बहुत खुश हुई। मैंने चाय की ट्रे उनके सामने लाकर रख दी तो कहने लगी, सच है भाई, रौनक तो बेटियों के दम से होती है। मैं मुस्कुराई और अम्मी से लिपट गई। उसी वक्त भाई कमरे में दाखिल हुए और कहने लगे, मेरी बेगम को घर से भगाकर अब यहाँ क्या चल रहा है। उनकी बात पर मैं हंस पड़ी और बोली, लगता है बेगम की बहुत याद सता रही है। भाई मजलूम बनते हुए बोले, हाँ भाई, तुम्हारी भाभी ने ऐसा जादू कर दिया है कि मैं तो आदी बनकर रह गया हूँ। नगीना को ना जाने क्या शरारत सूझी, बोली, वो भाई नागिन, उसकी मोहब्बत का क्या बना। भाई अदाकारी करते हुए बोले, हाँ, उसकी भी कभी कभार याद आ जाती है। सोच रहा हूँ तुम दोनों आई हो तो क्यों ना हम तीनों मिलकर नागिन जिनजादी के इलाके का चक्कर लगा लें, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद अगले ही दिन वो सपेरे के घर से भी गायब हो गई थी। अब हमें वो अपने घर में ही मिल सकती है। क्या ख्याल है तुम दोनों का, चलने के लिए तैयार हो? नगीना दोनों हाथ से अपने कानों पर हाथ रख के जोर से चिल्लाई, नहीं। उसे चिल्लाता देखकर भाई और अम्मी हंस पड़े। भाई के चेहरे पर शरारत और मुस्कुराहट फैली हुई थी। मैंने उनका चेहरा गौर से देखा, जहां सच्ची खुशियों के रंग फैले हुए थे। मेरे दिल से उनके लिए दुआ निकली और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया।
جس نے ایک طویل حادثے کے بعد ہمارا بھائی ہمیں واپس لوٹا دیا تھا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔